तो आइए प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज अपन पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में अपन क्या पढ़ेंगे? तो फिजिक्स में आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे प्लांक का विकिरण सूत्र। ठीक है, प्लांक का विकिरण सूत्र क्या होता है, प्लांक ने क्या बोला था, प्लांक की जरूरत क्यों पड़ी, प्लांक क्यों आया। तो अपन को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए दोस्तों कि अपन जब 11th पढ़ते थे क्या प्लांक का नाम सुना? नहीं सुना। फिर उसके बाद हम 12th में आए तो क्या प्लांक का नाम सुना था आपने? प्लांक का नाम 12th में भी नहीं सुना। फिर बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ी होगी तो प्लांक का नाम वहाँ पर भी नहीं सुना आपने। सेकेंड ईयर पढ़ी तो प्लांक का नाम वहाँ पर भी अपन नहीं सुनते हैं। अर्थात अपन 11th 12th और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में या तो चिर संबंधी का नाम सुनते हैं या फिर मैक्सवेल का, उन दोनों का नाम अपन अभी तक सुना है, प्लांक का नाम सुना ही नहीं। तो यहाँ पर फाइनल में क्या होती है, अपनी थर्ड जो पेपर होता है क्वांटम यांत्रिकी का, उस क्वांटम यांत्रिकी का जो पेपर होता है उसमें पूरे प्लांक ही चलता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, चिर समय सिद्धांत और मैक्सवेल दोनों ही विफल हो जाते हैं। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव तो आपने पढ़ा ही होगा, वो तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए चिर समय सिद्धांत समझा देता है उसे और वो सूत्र भी दे देता है, लेकिन यहाँ पर प्लांक खुद बताता है कि भैया तू जो कहता है वो गलत है, और वो गलत बोलता है। वो कहता है कि किसी भी पृष्ठ पर प्रकाश को आपतित किया जाता है, मतलब किसी भी पृष्ठ धातु की पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है तो एक साथ ही आपतित होता है, और एक साथ ही जो प्रकीर्णित जो किरणें होती है उन दोनों की तरंग दैर्घ्य क्या करती है, समांतर होती है, ऐसा वो बोलता है। जबकि यहाँ पर प्लांक क्या बोलता है, प्लांक बोलता है कि भैया 2 एक्स किरणों का प्रकीर्णन होता है, तो पहली जो एक्स प्रकीर्णन होती है वो तो आपतित किरण के बराबर होती है, और दूसरी का जो प्रकीर्णन होता है वो उससे अधिक होता है। दूसरा जो प्रकीर्णन होता है वो अधिक वाला, उसे कहते हैं प्रकाश प्रकीर्णन प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांक अलग प्रकार से समझाता है, जबकि वो चिर समय सिद्धांत अलग प्रकार से समझाता था। मैक्सवेल ने वहां पर समीकरण भी देता है, यहाँ पर प्लांक अलग प्रकार से उसका वर्णन करता है। तो वो भी मैंने आपके लिए वीडियो डाल दी यूट्यूब पर, अच्छे से समझाया। यदि आपके समझ में आए तो आप समझने की कोशिश करना, एक बार उस वीडियो को देख जरूर लेना। ठीक है, तो अपन आप अभी बात किस पर करेंगे, प्लांक का विकिरण सूत्र। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक चीज बता दूं कि प्लांक का विकिरण सूत्र पढ़ने से पहले मैंने प्लांक की परिकल्पना पढ़ा दिया आपके लिए, वो वीडियो डाल दी। प्लांक के दोलित्रों के मध्य औसत ऊर्जा का सूत्र भी मैंने उत्पन्न कर दिया, जो कि 5 नंबर में पूछ लिया जाता है दोस्तों। इसलिए मैं फिर आपसे एक बार फिर बोल रहा हूँ कि वीडियो को देख लेना। मैंने प्लांक की अच्छे से परिभाषा बता दी है आपको, मैं अभी और बता दूंगा प्लांक की दोबारा परिभाषा, उसकी परिकल्पना, और दोलित्रों के मध्य औसत जो ऊर्जा का डेरिवेशन था उसे तो मैं दोबारा नहीं बता पाऊंगा दोस्तों, इतना टाइम नहीं है और बार बार का बताने के लिए। इसलिए एक काम करना, आप मैंने वीडियो डाल ही दी है, वीडियो को देख लेना और वीडियो आपको मिल जाएगी, और देख जरूर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्लांक की विकिरण सूत्र की परिकल्पना, मतलब प्लांक जो था उसकी परिकल्पना क्या थी, उसकी परिभाषा क्या थी। तो देखिए दोस्तों, प्लांक के अनुसार, देखिए प्लांक के अनुसार कृष्णिका जो वस्तु होती थी, उस कृष्णिका वस्तु के अंदर मतलब विकिरण ही नहीं होती थी। वो बोलता था कि इस कृष्णिका वस्तु के अंदर कोई विकिरण ही नहीं है। ये भी मैंने विकिरण स्पेक्ट्रम भी मैंने अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो ये बोलता था प्लांक के अनुसार कृष्णिका वस्तु में विकिरण ही नहीं होती, बल्कि परमाणु के आकार के छोटे छोटे दोलित्र होते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि परमाणु के आकार के छोटे छोटे दोलित्र होते हैं जो हर संभव आवृत्ति से कंपन करते रहते हैं। उन्होंने क्या बोला, दो संभव आवृत्ति से कंपन करते रहते हैं, अर्थात विकिरण और कृष्णिका वस्तु के मध्य ऊर्जा का क्या होता है दोस्तों, आदान प्रदान होता है, और आदान प्रदान सतत न होकर के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। इसे क्या कहा उन्होंने, क्वांटा का। ठीक है, और इसे क्वांटा कहते हैं। क्वांटा की ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, NhU, ये क्वांटा की ऊर्जा होती है। तो आपकी समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर मैं परिकल्पना बोल रहा हूँ एक बार फिर क्वांटा की, कि प्लांक की परिकल्पना क्या थी कि प्लांक के अनुसार कृष्णिका वस्तु में विकिरण ही नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे दोलित्र के आकार के या परमाणु के आकार के छोटे छोटे दोलित्र भी होते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लो। ठीक है, और कृष्णिका वस्तु और विकिरण के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ये ऊर्जा का आदान प्रदान सतत ना होकर के विभक्त होता है या छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। इसे क्या कहते हैं, प्लांक कहते हैं। फिर मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ परिभाषा को, एक बार और समझ लेना कि प्लांक के अनुसार कृष्णिका वस्तु में विकिरण ही नहीं होती, बल्कि परमाणु के आकार के छोटे छोटे दोलित्र होते हैं,
अर्थात कृष्णिका वस्तु और विकिरण के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ये ऊर्जा का आदान प्रदान सतत न होकर के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। इसे क्या कहते हैं? प्लांक कहते हैं। प्लांक की ऊर्जा क्या होती है? N बराबर h। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्लांक का विकिरण सूत्र। ठीक है दोस्तों, विकिरण सूत्र। ठीक है दोस्तों, विकिरण सूत्र की अपन बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपके लिए दोलित्रों के मध्य औसत ऊर्जा का डेरिवेशन आपके लिए बता दिया है दोस्तों। यूट्यूब पर मैंने वीडियो डाल दी है, इसकी परिकल्पना की मैंने परिभाषा और बढ़िया अच्छे से बता करके आपको समझा दी। ये भी अच्छे से है, ऐसी ही बोली थी। प्लांक के अनुसार विकिरण कृष्णिका वस्तु में विकिरण ही नहीं होती बल्कि छोटे छोटे परमाणु के आकार के दोलित्र भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कृष्णिका वस्तु और विकिरण के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ऊर्जा का आदान प्रदान सतत ना होता है दोस्तों, क्या होता है? छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। इसे क्या कहते हैं? प्लांक कहते हैं। प्लांक का सूत्र ऊर्जा क्या होता था? वो NEH होता था। ठीक है, तो अपन बात करते हैं प्लांक का विकिरण सूत्र पर। तो भाई साहब इसने क्या किया कि सबसे पहले लिखिएगा प्लांक का विकिरण सूत्र की व्युत्पन्न करने के लिए इन्होंने क्या किया? दो परिकल्पनाएं दी। के लिए दो परिकल्पना। ठीक है दोस्तों, मेरी राइटिंग थोड़ी हिंदी में ऐसी है, आप साफ साफ लिख लेना। फिर मैं बोल रहा हूँ प्लांक के विकिरण सूत्र की व्युत्पन्न करने के लिए इन्होंने दो परिकल्पना दी। पहली परिकल्पना क्या दी दोस्तों इन्होंने? तो पहली कल्पना दी प्लांक के अनुसार कि इन्होंने कहा कि भैया जो ऊर्जा आप बताते हैं वो ऊर्जा केटी में होती। ठीक है, तो इन्होंने पहली परिकल्पना जो दी थी वो ये दी कि भैया दोलित्र जो होते हैं आपके दोलित्र के मध्य ऊर्जा केटी न होकर क्या बताई इन्होंने? HU अपॉन KT माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, ये होती है। ठीक है, पहली परिकल्पना थी इन्होंने दी कि दोलित्रों के मध्य ऊर्जा जो होती है वो ऊर्जा केटी नहीं होती भैया, केटी नहीं होती। केटी ना होकर के HU अपॉन e⁻HU KT माइनस का 1 होती है। पहली परिकल्पना ये दी। दूसरी परिकल्पना ये दी इन्होंने कि दोलित्र के मध्य HU व U प्लस dV आवर्ती अंतराल। आप लिख लेना दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ ना, राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है, हिंदी में, इसलिए बोल रहा हूँ। बोर्ड पे लिखना अच्छा नहीं आ रहा शायद, इसलिए आप लिख लेना। मैं बोल ही रहा हूँ दोलित्रों के मध्य U व U प्लस dV, U आवर्ती अंतराल के मध्य दोलित्रों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने संख्या सही से लिख लेना यार, संख्या। ठीक है, संख्या कितनी बताई? 8 और पाई U² डेल U अपॉन में CQ, ये होती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्लांक का विकिरण सूत्र देने के लिए प्लांक ने दो परिकल्पनाएं दी। पहली दी दोलित्रों के मध्य ऊर्जा जो होती है वो केटी नहीं होती भैया, HU अपॉन e⁻HU अपॉन KT माइनस का 1, ये होती है ऊर्जा। दूसरी बात ये कि इन्होंने के दोलित्रों के मध्य ऊर्जा जो होती है वो U व U प्लस dV है ना, आवर्ती अंतराल के मध्य दोलित्रों की संख्या कितनी होती है? 8 पाई U² dV अपॉन C³ होता है। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला। यहाँ तक नोट कर लिया होगा, मैं साफ करता हूँ, ऊपर से अब डेरिवेशन इसका चालू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब करते हैं अपन चालू। अच्छा, एक और लिख लीजिए, यहाँ पर नीचे एरो लगा दीजिए या फिर ऐसे ही लिख लीजिए डायरेक्टली। नीचे एक लाइन और लिखिएगा कि दोलित्र यहाँ पर लिखना दोलित्र के मध्य ऊर्जा घनत्व। ठीक है दोस्तों, इसको लिख करके यहाँ पर लिखेंगे अपन, इधर लिख लेते हैं यहाँ पर EU डेल U और बराबर में EU का मान। अच्छा, ये मान कहाँ से आया? आपको पूछना चाहिए, टीचर से पूछना चाहिए, मैं बता देता हूँ ये मान कहाँ से आया दोस्तों। तो ये मैंने पूरा डेरिवेशन करवा दिया है। ठीक है दोस्तों, वही लिखा मैंने जो डेरिवेशन करवा दिया। आपसे बोला था अभी प्लांक के 3 परिकल्पनाएं थी, 3 इसकी
व्याख्याएं की आपने पहली में ए लगाया पॉइंट, उसमें आपने परिभाषा लिखी, दूसरा पॉइंट लगाया दोलित्रों के मध्य औसत ऊर्जा निकाली, और दोलित्रों के मध्य जो औसत ऊर्जा आती है वो यही आती है दोस्तों। औसत ऊर्जा किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, बाहर इससे प्रदर्शित, और इसका मान औसत ऊर्जा कितनी आई थी, ये यूं EH के टी माइनस का 1, और यही तो आई थी दोस्तों, जो ही तो यहाँ लिखी मैंने, तो इसका डेरिवेशन मैंने पूरा करवा दिया है, इसलिए बोल रहा हूँ कि वो भी कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, इसलिए उस वीडियो को आप देख लेना, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये कहाँ से आई संख्या, तो ये संख्या ही होती है दोस्तों, ठीक है, ये अपन वहां पर देखते हैं ना तब आती है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये तो इसका मान आ गया, ये उसका मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे HU और यहाँ पर C3, ठीक है, ये जो C3 था ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब कोष्ठक के अंदर अपने पास क्या है, EHU KT माइनस का 1, इसे समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो मैं ऊपर से लिखता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आपके मैं उम्मीद करता हूँ परिकल्पना समझ में आई होगी, और दोस्तों मैं उम्मीद ये भी करता हूँ आपसे कि उस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों आप, इसलिए दोलित्रों की औसत ऊर्जा आपके समझ में आ जाएगी। मैंने पूरा ही साफ कर दिया। अब यहाँ से बताता हूँ आपको, देखो अपने पास क्या आया था, EU डेल U बराबर अपने पास क्या आ गया था दोस्तों, दोनों को गुणा किया था तो 8 आ गया था, ठीक है, पाई था, H था ना उधर, ठीक है, U था, और क्या था अपने पास U² डेल U, और अपॉन में अपने पास C3, देखो आप एक बार KT माइनस का 1, ठीक है, यही आया था दोस्तों, देख लो एक बार आपकी बुक में, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, क्योंकि मुझे पता था KT तो ऊर्जा नहीं लिया आपने, ऊर्जा क्या ली थी, खुद दोलित्र की मध्य ऊर्जा क्या ली थी अपने, प्लांक ने बोला था KT नहीं होती भैया, क्या होती है, HU अपॉन EHU अपॉन KT माइनस का 1 होती है, और उन्होंने बोला उनकी संख्या कितनी होती है, तो संख्या होती थी 8 पाई U² डेल U अपॉन 3, और इन दोनों को जब गुणा करेंगे, इन दोनों को, इसको और इसको, इन दोनों को गुणा करेंगे तो यही आएगा अपने पास, देख लो आप, क्यूब स्क्वायर आ गया, ये मान नीचे था नीचे आ गया, ये मान ऊपर था ऊपर लिख दिया, ये मान भी ऊपर था ऊपर लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपन जानते हैं 11th में भी देख लिया, 12th में देख लिया कि U बराबर अपने पास क्या होता है, C अपॉन लैम्डा होता है दोस्तों, या फिर यूँ लिख दीजिए कि लैम्डा बराबर अपने पास C अपॉन U होता है, ठीक है, तो मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ यहाँ पर, U बराबर अपने पास क्या गया C लैम्डा, इसका अवकलन करते हैं, तो अवकलन करते हैं तो डेल U मापांक लगा देना, और यहाँ पर क्या जाएगा C तो अचर है, इसलिए इसको मापांक लगाना, और 1 अपॉन H², ये कैसे आता है यार, 1 अपॉन H² दोस्त, इसे तो समझाता हूँ दोस्त, देखो आप अवकलन जानते हैं या नहीं, जानते होंगे क्योंकि फिजिक्स है तो मैथ होगी आपकी, फिर भी नहीं जानते तभी कोई बात नहीं। अच्छा दोस्तों बताइए मुझे 1 अपॉन x का अवकलन क्या होता है अपने पास, इसका अवकलन करना हो d अपॉन dx के सापेक्ष, इसका अवकलन क्या होगा, तो ऊपर ले जाएंगे भैया, 1 अपॉन माइनस का x² कर देंगे, ये कैसे कर दिया, तो इधर समझिए, अपन क्या करते हैं जब भी अपने पास 1 अपॉन x आ रहा है दोस्तों, अच्छा हो सकता है तो मैथ के ना हो सकता है बायोलॉजी वाले हो, बायोलॉजी वालों के भी फिजिक्स चलती है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अपने क्या आ गया, लेकिन BSc में नहीं चलती, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अपने पास 1 अपॉन x था, 1 अपॉन x नीचे क्या है पॉजिटिव में, ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों नेगेटिव, तो यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं तो एक मान सकता हूँ ना, एक पावर किसकी है पॉजिटिव की, यदि नीचे पॉजिटिव की है ऊपर ले जाएंगे तो माइनस नेगेटिव हो जाएगी, तो x की पावर माइनस का 1 हो गया। अब इसका अवकलन करें अपन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो अवकलन में क्या होता है गुणा होता है, ठीक है, घात गुणा होती है, और माइनस का 1 हो जाता है मतलब, है ना अवकलन में, और समाकलन में प्लस का 1 होता है, जुड़ता है प्लस में, और समाकलन में जुड़ता है 1, और अवकलन में -1 कम होता है, ठीक है, और यहाँ पर गुणा हो जाता है, वहाँ पर बाद लगता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अपने पास माइनस का 1 और x की पावर -1 क्योंकि माइनस का 1 इसमें जुड़ेगा, और वहाँ पर क्या होता है प्लस का 1 जुड़ता है समाकलन में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1 को हटा दो और x पावर -2, और आप क्या लिख सकते हैं माइनस का x की पावर -2, और इसे पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लिख सकते हैं x², 1 अपॉन x², ये पॉजिटिव बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको, समझिए आप कि यदि इसकी पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या है 1 अपॉन लैम्डा है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो एक मान सकते हैं, इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा की पावर -1, और इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, लैम्डा के सापेक्ष ही, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस का 1 तो आगे आ गया, लैम्डा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, आप देखिए माइनस और 1 को हटा दो, लैम्डा लिख दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर -1 और -1 2 -1, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का
2 आ रहा है, तो इसे अपॉन माइनस का चिन्ह, और इसे ऐसा लिखा जा सकता है 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर पॉजिटिव में है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा 1 अपॉन लेमडा। और आप लेमडा को किससे प्रदर्शित करते हैं, तरंग दैर्ध्य से, इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैंने वहां पर लगा दिया पॉजिटिव की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब यहाँ पर लिखेंगे डेल लेमडा। अब अपन क्या करते हैं, v की जगह पर मान रखते हैं, ठीक है, डेल u की जगह पर भी मान रखते हैं। तो यहाँ पर आइए दोस्तों, अब किस में बदल जाएगी पूरी समीकरण अपनी, लेमडा में, मतलब तरंग दैर्ध्य में। तो यहाँ पर भी u की जगह पर अपन क्या लिखेंगे, लेमडा। ठीक है, यहाँ पर 8 आ गया, पाई आ गया, यहाँ पर क्या है h आ गया। अच्छा, यू स्क्वायर और यू क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अलग अलग लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। यू का मान क्या है अपने पास, सी अपॉन लेमडा, तो सी और अपॉन क्या लिखेंगे, लेमडा। ठीक है, ये लेमडा लिख दिया। ठीक है, फिर क्या है यू स्क्वायर, तो सी स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, लेमडा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर डे यू, तो यहाँ पर देखिए इसका मान क्या है अपने पास, ये है, तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सी और अपॉन में क्या है अपने पास, लेमडा स्क्वायर और डेल डी लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी लेमडा। यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखिए नीचे क्या बच रहा है अपने पास, सी क्यूब बच रहा है, और क्या है ई की पावर में एच, यू की जगह पर अपन मान रखेंगे तो सी अपॉन के टी, तो वैसा वैसा आ जाएगा दोस्तों ये के टी, और क्या आएगा लेमडा और माइनस का 1, ये यहाँ तक इसको नीचे लगा लेना थोड़ा, ये माइनस का 1। यहाँ तक समझ में आ गई दोस्तों आपके, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। अब देख लीजिए सी क्यूब, इस सी स्क्वायर को सी से गुणा करेंगे, दोनों के जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सी ये रहा और सी स्क्वायर ये रहा, तो 3c स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन 3c स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3c स्क्वायर से 3c स्क्वायर कट गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आपके आ गई होगी। ठीक है, अब इसे आगे बढ़ा लेते हैं, तो इधर साइड में बताता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इधर बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या बचा अपने पास, तो यहाँ पर आया भैया, यहाँ पर डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आया अपने पास, देखिए अपने पास क्या आया दोस्तों, ई लेमडा डेल लेमडा बराबर 8 बच गया, पाई आ गया, एच आ गया। ठीक है, अच्छा एक काम और कर सकते हैं आप, नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या बचा एच, यहाँ पर क्या गया सी, तो सी आ गया, और क्या बचा ऊपर डेल लेमडा। ठीक है, नीचे क्या क्या बचा अपने पास, तो नीचे ये पूरा मान बच गया। तो देखो लेमडा की पावर 2, लेमडा की पावर 2 कितनी हो जाएगी, लेमडा की पावर 4, और लेमडा की पावर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे 1, तो लेमडा की पावर 1, लेमडा की पावर 2 3 हो गई, लेमडा की पावर फिर 2, आधार समान इसलिए घातें जुड़ेगी, तो 2 और 2 4 और 1 5, तो लेमडा की पावर कितनी होगी दोस्तों 5। और अपने पास क्वेश्चन क्या है एच सी, और क्या है अपने पास लेमडा के टी और माइनस का 1, और डॉट डॉट डॉट, यही आपका क्या गया दोस्तों, प्लांक का विकिरण सूत्र, विकिरण सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है अपने पास, प्लांक का विकिरण सूत्र है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी, यही प्लांक का विकिरण सूत्र है। अब अगली अपन यहाँ पर प्लांक की जो विकिरण सूत्र की जो मतलब प्लांक की जो अपने परिकल्पना करनी थी, वो परिकल्पना पूरी समाप्त हुई। सबसे पहले ए ऑप्शन में अपने लिखा कि प्लांक की परिकल्पना, वो मैंने समझा दी। फिर उसके बाद में लिखा अपने 2 लित्रों के मध्य औसत ऊर्जा, उसका डेरिवेशन करवा दिया। फिर उसके बाद में अपने पास प्लांक का विकिरण सूत्र था, जो कि आज मैंने बता दिया। अब इसके बाद अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे अपन, अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वांटम प्रभाव, उसे भी अच्छे से आपको समझाएंगे। उम्मीद पूरी करेंगे कि चिरसमय सिद्धांत वहाँ पर फेल क्यों होता है, कैसे होता है, वो पूरी तरह मैं समझाऊंगा आपको कि वास्तव में चिरसमय सिद्धांत की नहीं चलती, उसको एक तरफ बैठा दिया जाता है फाइनल में, जैसे क्वांटम की बुक पढ़ते हैं उसके अंदर। ठीक है, मैक्सवेल चुपचाप बैठता है, चिरसमय चुपचाप बैठता है, यहाँ पर क्वांटम ही सबकी व्याख्या करता है। ठीक है, तो वहां पर पढ़ेंगे अपन। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। एक चीज और बोल दें, लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज यार, है ना। ठीक है।